जब भी मैं नहाकर बाहर निकलती तो मेरे ससुर मुझे देखकर अचानक घबरा जाते और बेहोश हो जाते। तब मेरी सास गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखकर कहती, जब से ये मनहूस आई है मेरे घर की शांति ही बर्बाद हो गई है। मुझे बहुत अजीब लगता कि आखिर मुझे देखकर ससुर बेहोश क्यों हो जाते हैं। एक दिन तो ससुर ने हद ही कर दी। जब मैं रोटियां बनाकर उन्हें कमरे में देने गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ससुर कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ भटक रहा था। मन करता था कि काम काज छोड़कर अपने पति के पास जाकर बैठ जाऊं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे मैंने अपने काम निपटाए और फिर नहा धोकर नया सूट पहनकर अपने पति के पास जाकर बैठ गई। ससुर आज भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बिना अपने पति के पास जाना ठीक समझा। दीपक ने मुझे देखकर कहा, यामिनी, तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूँ, लेकिन तुम तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही हो। मैंने कहा, काम भी तो करने होते है, नहीं तो मामा जी का मूड बिगड़ने में देर ही कितनी लगती है। वह हंसने लगे, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। वह कुछ कहने ही वाले थे कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मेरे पति ने मेरा हाथ छोड़ा और बाहर की ओर भाग गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। मेरी सास के रोने चिल्लाने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मेरे ससुर बेड पर मछली की तरह तड़प रहे थे। दीपक ने अपनी माँ से पूछा, पापा को क्या हो गया है? मेरी सास ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। दीपक ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हो गए। मैं हैरान परेशान खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी सास के पास गई। उन्हें गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से मुझे देखकर चली गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कमरे में आकर उस खामोशी को महसूस करने लगी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरा नसीब यही है? मेरे पति दीपक 2 दिन की छुट्टी पर आए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि उनसे जी भर कर बातें करूंगी, लेकिन मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी। इतने में दीपक का फोन आ गया। वह बहुत थके थके से लग रहे थे। कहने लगे, तुम आराम से सो जाना, पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब कल सुबह ही हमें छुट्टी मिलेगी। मेरा दिल तो पहले से ही उदास था और उनकी ये बात सुनकर मुझ पर निराशा के बादल छा गए। पता नहीं रात को मैं कितनी देर तक आंसू बहाती रही और फिर मेरी आंख खुल गई। सुबह जब जागी तो दीपक को अपने पास सोते हुए पाया। मैं जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोया और बाहर निकल गई। मेरे ससुर सामने ही बैठे थे। वह बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पूछा, अब तबीयत कैसी है? वह बोले, यामिनी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मैं चुपचाप उठी और घर के कामकाज में लग गई। दोपहर में दीपक उठे तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, आपके लिए खाना ले आऊं? वह बहुत व्यस्त से लग रहे थे। बोले, अभी नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, वापस लौटने में देर हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपना चश्मा और गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चले गए। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शाम के समय मुझे कुछ शांति से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर कह रहे हो, ये मेरी भक्त, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जल्दी से उठी और पूजा करने लगी। मैं ईश्वर को पुकारती जा रही थी और आंसू बहाती जा रही थी। पूजा से जब फ्री हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे सहारा दिया हो। मैं इत्मीनान होकर खाना वगैरह बनाने लगी। इतने में दीपक भी आ गए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे हाथों में एक खूबसूरत सी साड़ी थमाई और बोले, बाजार किसी काम से गया था, ये साड़ी अच्छी लगी तो बस तुम्हारे लिए खरीद ली। अब जल्दी से फ्रेश होकर ये साड़ी पहन कर आ जाओ। आज की रात तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत साड़ी देखकर मैं तो जैसे खुशी से हवा में उड़ने लगी थी। मैं जल्दी से उठी, नहाकर साड़ी पहनी और दीपक के पास आ गई। मगर दुर्भाग्य ये था कि आज भी जब मैं नहाकर निकली तो मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं दीपक के पास बैठी तो वह पूछने लगे, अच्छा बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा? मैं मुस्कुराई और बोली, बस ठीक ही है। अभी मेरे शब्द अधूरे ही थे कि एक बार फिर शोर की आवाज़ आने लगी। दीपक जल्दी
से उठे और बाहर चले गए। मैं निराश होकर वहीं रह गई। जब मैं बाहर गई तो देखा कि ससुर तड़प रहे थे। दीपक परेशान नजर आ रहे थे। तभी मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, दीपक, तुम्हारी बीवी मनहूस है, इसकी वजह से घर की शांति तबाह हो गई है। इसने घर का माहौल खराब कर रखा है। इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। दीपक ने अपनी माँ को अजीब नजरों से देखा, फिर अपने पिताजी को गाड़ी में डाला और चले गए। मेरी सास मुझे घूरती रह गई। मैं डरकर अपने कमरे में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद दीपक का फोन आया और उन्होंने कहा, आज की रात फिर से अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने फोन काट दिया। मेरी और दीपक की शादी को 1 महीना हो गया था, मगर आज तक हम दोनों बैठकर 2 घड़ी चैन से बात ना की थी। जैसे ही मैं विदा होकर घर आई तो मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया। फिर दीपक के बॉस को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें इमरजेंसी में कंपनी लौटना पड़ा। तब से हमारा संपर्क सिर्फ फोन पर ही हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे। मैंने कई बार दीपक से कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन मेरी सास ने घर में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि दीपक भी मजबूर हो गए। अब दीपक को बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन न जाने मेरे पूरी तरह स्वस्थ ससुर को कैसा दौरा पड़ता था कि वह रात अस्पताल में रहकर सुबह बिल्कुल ठीक हो जाते। मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा था। कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। सुबह दीपक आए तो काफी उदास लग रहे थे। उन्होंने कहा, वापस लौटने का वक्त हो गया है। तुम सोचती होंगी कि शादी के बाद तुम्हें सिवाय जुदाई के और कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए दीपक को विदा कर दिया। दीपक के जाते ही घर में एक अजीब सी शांति आ गई थी। मेरी सास अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई थी। वह सारा दिन इधर उधर घूमती और फिर घर आकर पूजा पाठ करके सो जाती। वहीं मेरे ससुर भी अपने काम पर जाने लगे थे। अब ना तो मेरे ससुर की तबीयत खराब होती थी और ना ही उन्हें कोई दौरा पड़ता था। एक दिन शाम को मैं चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो अपना नाम सुनकर ठिठक कर रुक गई। मेरी सास कह रही थी, बेटा, दीपक यामिनी के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। वह सारा दिन छत पर बैठी रहती है और घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। इसे तलाक देकर छुटकारा पा लो। ये सुनकर मेरे दिल को गहरा धक्का लगा, लेकिन मैंने रोने धोने के बजाय समझदारी से काम लेने का फैसला किया और अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास ने जल्दी से फोन नीचे रख दिया था। मैंने कहा, माँ जी, ये आपकी चाय मैंने सब्जी भी बना ली है और आटा भी गूंद दिया है, पूरा घर चमका दिया है। सुबह जब कपड़े धोए थे वो भी अभी गीले हैं, वरना उन्हें भी इस्त्री कर देती। अब मैं जाकर पूजा कर लूं। मेरी सास का रंग फीका पड़ गया था। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं सास के कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी। मेरी सास बोली, नहीं नहीं दीपक, तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, ये तो तुम्हारा फोन देखकर झूठ बोलकर चली गई है। मैं चुपचाप पूजा करने चली गई। शाम को जब मैं रोटी बना रही थी तो मुझे आंगन से पड़ोसन और मेरी सास की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं किसी की फुसफुसाहट तक सुन लिया करती थी। मेरी सास कह रही थी, दीपक चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूं। यामिनी तो बांझ है। तुम ये काम बड़ी गोपनीयता से करना, यामिनी को भनक भी ना लगने पाए, वरना वह कोहराम मचा देगी। पड़ोसन बोली, बहन, भगवान से डरो, शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो तुम अपनी बहू को बांझ कह रही हो। फिर दोनों ने न जाने क्या क्या बात करती रही। मैं चुपचाप अपना काम करती रही। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी सास और ससुर को मुझसे आखिर क्या परेशानी है। मैंने तो दोनों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी वे ये सब क्यों कर रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबी मैं खाना उठाकर अपने ससुर को उनके कमरे में देने गई। वो तुरंत उठकर बैठ गए। जब मैं लौटने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया और बोले, यामिनी, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं उनकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मगर वो चुप ही रहे। वो मेरे चेहरे को देखते जा रहे थे।
साथ ही खाना खाते हुए मेरे ओर देखते देखते आंसू बहाते जा रहे थे। ये दृश्य मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला था। मैंने पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मगर वो चुप ही रहे। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। जैसे ही मेरे ससुर की नज़र मेरी सास पर पड़ी, वो गुस्से से बोले, कहाँ मर गई थी तुम जो इसके हाथ से रोटी भेज दी? यहाँ बैठकर मेरे निवाले गिन रही है। इसे बाहर निकालो ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। मेरी सास ने मुझे घूरा और मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत बहुत बुरी लगी। उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया था? मैंने सोचा, दीपक ने मुझे कैसी मुसीबत में फंसा दिया है। मैंने पहली बार दीपक को अस्पताल में देखा था। मैं अपनी माँ के साथ उनका चेकअप कराने गई थी, जबकि दीपक अपनी किसी दोस्त के हाल चाल जानने के लिए आए थे। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी और फिर वापस पलटना ही भूल गई। कुछ था जो हम दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था, मगर फिर मैं एक संस्कारी लड़की की तरह सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। मैं कैंटीन में आकर बैठ गई थी। दीपक मुझे एक बार फिर से दिखाई दिया। वो भी कैंटीन की ओर ही आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक जादुई सी मुस्कान फैल गई। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आ गए और मुझसे इजाज़त लेकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम दीपक है, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस एक जीवन साथी की कमी है। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। दीपक की बात सुनकर मैं हंस दी, लेकिन दिल ही दिल में बहुत प्रभावित हो चुकी थी। हमने एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान किया और अपने अपने घर चले गए। दीपक अक्सर मुझे फ़ोन करने लगे। एक दिन मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सच बता दिया। मैंने कहा, दीपक, मेरी बचपन से ही सगाई हो चुकी है। ये सगाई वहाँ हुई थी जहाँ मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अगर मैंने ये सगाई तोड़ दी तो मेरी बहन का घर टूट जाएगा। दीपक ये सुनकर परेशान हो गए। फिर एक हफ्ते तक हम दोनों ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मुर्दों की तरह मेरी जिंदगी में सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद दीपक का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, यामिनी, मैंने तुम्हें भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम्हारी यादें पल भर के लिए भी मुझे चैन नहीं लेने देती। तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं लग रहा। मैंने जवाब दिया, दीपक, मेरा भी आपके बिना दिल नहीं लगता, जिंदगी बेरंग सी लगती है। इसके बाद मैंने दीपक को सुझाव दिया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। दीपक ने मेरी बात मान ली। इस तरह मैंने अपने माता पिता की इज्जत और अपनी बहन का घर दांव पर लगाकर अपनी खुशियों के लिए ये कदम उठाया। जब दीपक मुझे विदा कर अपने घर लाए तो एक भयानक हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन फिर मेरी सास का गुस्सा तब शांत हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद दीपक के बॉस की एक अहम खबर आ गई और दीपक मुझे इस मुश्किल समय में अकेला छोड़कर चले गए थे। मगर जब उन्हें ये पता चला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है तो उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। मगर दीपक के जाने के बाद मेरी सास चुप चुप सी हो गई थी। उनका रवैया तो पहले से ही ठीक नहीं था, मगर मुझे लगने लगा था जैसे उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरी जड़ें काटने में लगी हुई है। दूसरी तरफ मेरे ससुर का भी अजीब सा रवैया मुझे हैरान कर रहा था। अगले दिन मेरी सास किसी पार्टी में चली गई थी, जबकि ससुर तो सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते थे। मैं घर में अकेली थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे ससुर खड़े थे। वो आमतौर पर शाम को ही लौटते थे, लेकिन आज उनका इस समय आना मुझे हैरान कर गया। मैंने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया और पानी लाने के लिए कहा। फिर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। मैं पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा, यामिनी, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। उनकी इस बात पर मुझे थोड़ा शक हुआ कि कहीं वो फिर से मेरी सास से शिकायत ना कर दे कि बहू पानी के घूंट तक गिनती है। फिर भी मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। वो बोले, यामिनी, तुम जानती हो ना, तुम बहुत खूबसूरत हो। इतनी खूबसूरत कि कोई भी अगर तुम्हें एक बार देख ले तो तुम्हारा दीवाना हो जाए, जैसे दीपक हो गया था। उसने पहली बार तुम्हें देखते ही शादी की बात कर ली थी।
अपने ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। फिर वो बोले, यामिनी तुम इतना सौंदर्य लेकर कहाँ जाओगी? इतने में ही मेरी सास दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरे ससुर हड़बड़ाकर उठे और अपने कमरे में चले गए, लेकिन मेरी सास का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। वह अपने पति के पीछे पीछे चली गई और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, मैं इस मनहूस और आवारा लड़की को इस घर में नहीं टिकने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दीपक से रिश्ता तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वह बोल रही थी, मैं देख रही हूँ आपके दिल में भी इस बहू के लिए नरमी आ रही है। ऐसा ना हो कि मैं आपका दिल ही इतना। बोलकर सास अचानक से चुप हो गई। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। क्या मेरे ससुर अब मेरे पक्ष में हो गए थे? मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने ससुर की खूब सेवा करूंगी, ताकि वह मेरी तरफ से अपनी पत्नी का मन भी साफ कर दें और हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकें। शाम को मैंने खाना बनाकर अपने ससुर को देने की कोशिश की, लेकिन सास ने मेरे हाथ से खाना छीन लिया। वह बोली, आज से तुम अपने ससुर को खाना देने नहीं जाओगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। रात को देर से दीपक का फोन आया। वह बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा, यामिनी मेरे बॉस ने मुझे पूरे 20 दिन की छुट्टी दे दी है। अब हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। दीपक की ये बात सुनकर मैं भीतर तक खुशी से भर गई। मैं सारी रात सो नहीं पाई। सुबह 10 बजे दीपक घर आ गए। वह बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मेरी सास और ससुर के चेहरे पर उदासी और तनाव के बादल छाए हुए थे। मेरी सास ने दीपक को अपने कमरे में बुलाया और ना जाने उनसे क्या बातचीत करती रही। 1 घंटे बाद मेरी सास कमरे से बाहर आ गई, लेकिन दीपक बाहर नहीं आए। मैंने दीपक के बारे में पूछा तो सास बोली, वह सो गए हैं, बेचारे थके हुए थे। मैं चुप रह गई। जब मैं बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र ससुर पर पड़ी। आंगन में बैठे ससुर रो रहे थे और मैं उन्हें बस देखती रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शाम को जब दीपक उठे तो बड़े शर्मिंदा थे। बोले, तुमसे 2 पल बैठकर बात भी नहीं कर सका और मेरी आंख लग गई। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गई। उन्होंने मुझसे कहा, कमरे में आकर मेरी बात सुन लो, लेकिन उस समय मेरा दिल किसी से बात करने का नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि दीपक से भी नहीं। मैं जानबूझकर धीरे धीरे काम कर रही थी। रात 10 बजे जब सारे काम खत्म करके मैं कमरे में गई तो दीपक ने अपने कान पकड़ लिए और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो ये 20 दिन की छुट्टी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ली है। ये 20 दिन सिर्फ तुम्हारे होंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे पर बिठाया। अलमारी से एक डिब्बा निकाल लाए। अभी वह डिब्बा खोल भी नहीं पाए थे कि बाहर से फिर से शोर सुनाई दिया। दीपक ने मुझे माफी भरी नजरों से देखा और बाहर चले गए। बाहर वही मंजर था। सास रो रो कर हंगामा कर रही थी और ससुर दर्द से तड़प रहे थे। दीपक ने ससुर को उठाकर गाड़ी में डाला और मैं भी चुपचाप नजर बचाकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ता खामोशी से कटा। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स मेरे ससुर को आईसीयू में ले गई। तभी मैं गाड़ी से उतर कर आई। दीपक मुझे देखकर हैरान रह गए और बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं अपने ससुर की बीमारी का पता लगाने आई हूँ। उन्हें दौरे सिर्फ तभी क्यों पड़ते हैं जब आप छुट्टी पर आते हैं? इससे पहले तो वह बिल्कुल ठीक रहते हैं। दीपक बोले, लेकिन माँ तो कहती है कि उन्हें हर रात दौरे पड़ते हैं। मैंने कहा, वह झूठ बोलती है। तभी नर्स मेरे ससुर को उनके कमरे में शिफ्ट करके चली गई। मैंने कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ससुर के पास जाऊंगी और आप बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन लीजिएगा। दीपक ने मेरी इस बात पर सिर हिलाया और मैं ससुर के कमरे में चली गई। मेरे ससुर मुझे देखकर उठकर बैठ गए और बोले, दीपक कहाँ है? मैंने कहा, ससुर जी वो तो घर चले गए, आज रात में यहाँ रुकूंगी। वह मुस्कुरा दिए जैसे उनके हाथ में कोई खजाना लग गया हो।
फिर बोले, अच्छा आओ यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, यामिनी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरती से बढ़कर है। इतना कहकर वह रोने लगे। उन्हें यूं रोते देख मेरा दिल भर आया। फिर वह बोले, यामिनी क्या तुम कभी दीपक को धोखा दे सकती हो? अगर तुम्हें दीपक से बेहतर कोई मिल जाए तो क्या तुम दीपक को छोड़कर जा सकती हो? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह बोले, यामिनी मुझे तुम्हारी खूबसूरती से बहुत डर लगता है। मनोरमा भी तो कितनी खूबसूरत थी, है ना? मेरे ससुर फिर से रोने लगे और मैं हैरानी में डूब गई कि उन्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता था। मेरी उलझन भरी नजरें देखकर वह बोले, यामिनी मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम मनोरमा की बेटी हो। बताओ मनोरमा कैसी है, उसके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, हम 2 बहनें हैं। मेरे ससुर रोते जा रहे थे। वह बोले, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैंने इस बार भी सिर हिलाकर मना कर दिया। वह बोले, तुम्हें कैसे याद होऊंगा, तब तो तुम सिर्फ 6 महीने की थी। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह बोले, एक लड़की थी मनोरमा, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैल चुके थे। लोग उसे बार बार मुड़कर देखते थे। फिर ऐसा हुआ कि एक लड़के को उससे प्यार हो गया। वह मनोरमा का रिश्ता लेकर आया और इस तरह मनोरमा और सूर्या की शादी हो गई। सूर्या मनोरमा को सिर आंखों पर रखता था। उनकी 2 बेटियां भी हो गई, लेकिन मनोरमा की खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह दिन ब दिन और भी जवान होती जा रही थी। तभी एक बड़े बिजनेसमैन की नज़र मनोरमा पर पड़ी। उसने मनोरमा को प्रपोज किया और मनोरमा पैसे के लालच में आ गई। जानती हो उसने क्या किया? उसने अपनी दोनों बेटियां उठाई और बिजनेसमैन के साथ भाग गई। फिर उसने अदालत के जरिए सूर्या से तलाक ले लिया। मनोरमा की इस हरकत के बाद उसके माता पिता को समाज में बदनामी का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसके भाई किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे और सच्चाई ये है कि मैं मनोरमा का भाई हूँ। तुम जानती हो तुम्हारा नाम भी मैंने ही रखा था। मुझे यामिनी नाम बहुत पसंद था। जानती हूँ हम 4 भाइयों की एकलौती और सबसे प्यारी बहन। आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो, इसलिए तुम्हें पहचानने में मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी। जब मैंने खुशी खुशी अपनी बीवी को बताया कि तुम मनोरमा की बेटी हो तो उसके तेवर ही बदल गए। उसने साफ कह दिया कि वह तुम्हें कभी बसने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। मेरी पत्नी कहती थी कि जब तुम्हारी माँ सूर्या के साथ वफादार नहीं रह सकती तो उसकी बेटी दीपक के साथ भी वफादार नहीं रहेगी, और एक दिन तुम भी अपनी माँ की तरह किसी के साथ भाग जाओगी। तुम्हारी सास को ये सोचकर और भी चिंता होने लगी कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। इसलिए जब भी तुम और दीपक करीब आने की कोशिश करते, मेरी पत्नी मुझे बेहोश होने का नाटक करने को कहती थी, ताकि तुम दोनों की संतान कभी पैदा ना हो सके। क्योंकि अगर तुम्हारी कोई बेटी होती तो वह भी किसी के साथ भाग जाती। अगर मैं ये सब नाटक नहीं करता तो तुम्हारी सास ने परिवार के हर सदस्य को ये सच्चाई बता देनी थी और मुझे एक बार फिर अपनी बहन को खोना पड़ता, जो अब मैं नहीं चाहता था। बस इसी वजह से मैं ये नाटक करता रहा। ये सब बताते हुए मेरे ससुर लगातार रो रहे थे। मैं अपने मामा के गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, मामा मैं अपनी माँ पर ही गई हूँ। मेरी माँ बहुत ही पूजा पाठ वाली, भगवान से डरने वाली और पूरी रात भगवान की भक्ति करने वाली औरत है। मैं ऐसी औरत की बेटी हूँ। अगर आप उनसे मिलेंगे तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तभी दीपक भी कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। अगले दिन मामा और दीपक मेरे साथ माँ के घर गए। मुझे लग रहा था कि माँ मुझे देखकर मुंह फेर लेगी, लेकिन वह तो मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। उन्होंने कहा, जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया था आज वही तुमने मेरे साथ कर दिया। अब शायद भगवान मुझे माफ कर दे। तभी उनकी नज़र मामा पर पड़ी।
उन्हें देखकर वह रोते रोते कहने लगी, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अपनों से मिला दिया। इस पूरे वाक्य के बाद ईश्वर ने मेरी सास को भी सद्बुद्धि दे दी, उन्होंने भी मुझे अपना लिया। इस तरह हमारी ज़िंदगी में सुख, चैन और शांति आ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।